सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट जिसका नाम है, क्या है नाम, क्या भाई? अच्छा, गलत बोला भाई। सीएमए फाइनल, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 15। डायरेक्ट टेक्स्ट बोलना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? क्योंकि इसका पूरा नाम है डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्स लॉ। ठीक है, कि इसमें डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है और इंटरनेशनल टैक्सेशन भी पढ़ना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम इंडिया में भी अर्न कर रहे हैं, हम फॉरेन में भी अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर दुबई में कैसा टैक्स लगता है, सिंगापुर में कैसा टैक्स लगता है, वो हम नहीं पढ़ रहे। पढ़ तो हम इंडियन इनकम टैक्स ही रहे हैं, पर उसका ऑल ओवर दी इंडिया के साथ, वर्ल्ड के साथ हमारा क्या लेना देना है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपने इंटर में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। जर्नी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जितना ध्यान आप देंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसी भी सिलेबस को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। पढ़ना कैसे है ये बड़े मैटर की बात होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली जब मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो मेरा सीधा सा सिस्टम है, पहले आपके माइंड को स्टेबल करने की जरूरत है। राइट, कि सर मुझे पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, वो सारी कहानी हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, वरना क्या है, स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है, फिर वो भटकता रहता है। सर मैंने मॉड्यूल खोल के देखा था, मॉड्यूल में तो ये था, सर मैंने उस टीचर से का वीडियो देखा, उसमें ये था, मैंने सर मेरा एक दोस्त दूसरी जगह क्लास ले रहा वो ये बोल रहा था। कहीं नहीं भटकना है। ठीक है, ऐसे भटकेंगे तो भटकते रहेंगे सर, तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा, बताओ क्या है सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में? सर, सर सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? तो सर मैं ले लेता हूँ स्टडी मटेरियल, कि सर स्टडी मटेरियल में हम क्या करें। ठीक है, तो सर स्टडी मटेरियल की हम बात करें तो हम मानते हैं कि सर मॉड्यूल जो होता है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइट, मतलब सीए कर रहे हैं तो सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, सीएमए कर रहे हैं तो सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। मॉड्यूल बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, वो तो कवर होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सर, उसके अलावा बात कर लो स्कैनर की, स्कैनर कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। राइट, उसके अलावा सर, उसके अलावा कोई एमटीपी या आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये कवर हो जाए। राइट, तो अब सर प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा मॉड्यूल सर कम से कम 800 पेज का होगा आई थिंक, तो इतना मोटा मॉड्यूल है, फिर उसके अलावा स्कैनर है, फिर उसके अलावा और चीजें हैं, तो बच्चा परेशान हो जाता है। ठीक है, अब मॉड्यूल में क्या कर रखा है, पूरा का पूरा टॉपिक कहीं से भी जहां से मिला उठा के कॉपी करा हुआ है। ठीक है, तो उसमें से क्या रिलेवेंट है क्या इरेलेवेंट है, ये स्टूडेंट के लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। राइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे हमारे जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसमें हमने 2 वॉल्यूम बनाए हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 जो है उसमें हम क्या कवर करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, और वॉल्यूम 2 जो है उसमें मैं क्या कवर करता हूं वो भी मैं बाद में बताऊंगा। पर इतना जरूर बता सकता हूं कि इसमें आपका मॉड्यूल कवर हो जाएगा, इसमें आपका स्कैनर कवर हो जाएगा, और इसमें आपकी बाकी चीजें भी कवर हो जाएगी। इट मींस इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। राइट, तो पहला प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम बताओ, दूसरा क्या प्रॉब्लम है तुमको? बोलो सर। दूसरा प्रॉब्लम है ड्यूरेशन, कब तक क्लास हो जाएगी ये बता दो, क्योंकि हमें जल्दी है ना कोर्स करने की, फिर कोर्स करके हम घूमने जाएंगे, फिर मस्ती करेंगे, फिर एग्जाम टाइम में सोचेंगे अब कैसे पढ़ें, ऐसा। ठीक है, तो ड्यूरेशन की जल्दी ना करें, ड्यूरेशन आराम से चलेगा, बट इस बात पे इंश्योर रहें कि सर हमें आपके साथ साथ कोर्स कंप्लीट करना है। जिस दिन आपकी तरफ से कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन हमारी तरफ से भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग रिकॉर्डेड ले रहे हैं उन्हें भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अपना शेड्यूल सेट करें,
ज्यादा ना पढ़े, ठीक है, ज्यादा ना पढ़े, सिस्टम से पढ़े। कभी भी ज्यादा पढ़ना फायदेमंद नहीं होता है। लोग करते हैं सर हमने रिकॉर्डिंग खरीद ली, सुबह हम देखने को बैठते हैं, शाम तक हम 10 लेक्चर देख देते हैं ठीक है, ऐसे करते करते सर हम 30 दिन में 100 लेक्चर देख लेते हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट। मैं सजेस्ट नहीं करता ऐसा करने को, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह आप उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और सर तीनों टाइम का खाना खा लेते हैं, किस्सा खत्म आज के पूरे दिन का? क्या ऐसा कर सकते हैं कि सर नाश्ता भी अभी कर लो, लंच भी कर लो, डिनर भी कर लो, अब टेंशन नहीं है, पूरे दिन घूमूंगा मैं? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कितना भी दबा के खा लीजिए, हो सकता है ना, वो आपको फिर नुकसान की कैटेगरी में ले जाएगा, प्लस 5-6 घंटे बाद आपको भूख लगने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटी भी तो मैटर करती है, हमारे बॉडी की कैपेसिटी भी तो है, तो उस टाइम वो आपको उतना ही खाने देगी जितनी उसकी कैपेसिटी है। ज्यादा खाओगे तो ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो बीमार भी हो जाओगे और पेट भी नहीं भरेगा पोषण भी नहीं मिलेगा, राइट। तो वैसे ही आप जो कर रहे हैं कि एक साथ 10 लेक्चर देख डालेंगे, तो जंग थोड़ी लड़नी है। अरे जंग थोड़ी लड़नी है, पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि सर एक बार पढ़ा और बस अब हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा पढ़ने इन द सेंस दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़े, सेल्फ स्टडी तो चलती रहेगा। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप 1 या 2 लेक्चर वॉल्यूम 1 के और 1 लेक्चर वॉल्यूम 2 का, अगर वॉल्यूम 1 के 2 लेक्चर ले रहे हैं आप, तो वॉल्यूम 2 का 1 ही लेक्चर लीजिए, ठीक है। और अगर आप वॉल्यूम 1 और 2 दोनों चला रहे हैं, दोनों के 1-1 ले रहे हैं, तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर मैक्स टू मैक्स, अगर आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ने की चाह हो रही हो कि सर मुझे पढ़े बिना रहा नहीं जा रहा हूं, तो आप वॉल्यूम 1 के 2 लेक्चर और वॉल्यूम 2 के 2 लेक्चर इतना ले सकते हैं। ये मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, इससे ज्यादा एक सब्जेक्ट को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा 1 वॉल्यूम 1 का लेक्चर, 1 वॉल्यूम 2 का लेक्चर, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। जिससे क्या होगा आपका, जिससे ये होगा कि आपको वो चीजें बोलते हैं ना, एफिशिएंसी आपकी अच्छी रहेगी, इफेक्टिवनेस अच्छी रहेगी, राइट। या फिर कुछ लोगों को जिनका इंटर का बेसिस थोड़ा सा डाउन है, इंटर में डायरेक्ट टेक्स्ट छोड़ के गए थे, पढ़ी नहीं या पढ़ी तो याद नहीं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वॉल्यूम 1 के पहले 2-2 लेक्चर लीजिए डेली बेसिस पे। 25 से 30 दिन में आपका वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप वॉल्यूम 2 के 2-2 लेक्चर लीजिए, वो इस तरीके से। तो ये एक बार आप अपने आप को असेस कर लें, दूसरे के चक्कर में ना चले कि सर उसने कहा था कि मैं दिन में 10-10 लेक्चर लिया और 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। वो कर सकता है, हो सकता है उसमें रजनीकांत के कुछ सिम्टम्स हों, आप में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ड्यूरेशन जो रहेगा सर, सबसे पहले हम बात करें वॉल्यूम 1। सर वॉल्यूम 1 में मान के चलता हूं अप्रोक्स अपना जो रहता है वो 55 आवर्स का रहता है, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, इसमें 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम 2 जो है वो अपना 60 आवर्स का रहता है, तो अप्रोक्स 115 घंटे की अपनी टोटल क्लासेज रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ लेक्चर्स सर मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं 40 to 45 लेक्चर में कंप्लीट कर दूं, क्योंकि लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा हमारा वो 1.5 आवर्स के अप्रोक्स रहेगा, ठीक है। और इसमें जो लेक्चर रहेंगे हमारे वो 45 to 50 रहेंगे, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप दोनों के 1-1 लेक्चर लेते हैं या 2-2 लेक्चर वॉल्यूम 1 के, फिर बाद में खत्म होने के बाद वॉल्यूम 2 के, तो भी आपका ये जो सिलेबस है ये अप्रोक्स जो मैं मान के चलता हूं 2 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट। और इसके बाद आपको कुछ भी करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इनको ढंग से कर लेना, ठीक है। तीसरा जो आपका डाउट हो सकता है दैट विल बी ऑन रिगार्डिंग टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का सर हमने इस बार दोनों सब्जेक्ट हमारे जो कॉस्ट ऑडिट है उसमें भी और इसमें भी एक सीधा कॉन्सेप्ट डाल दिया। एक्चुअली टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, किस में दिक्कत आती है, टैक्स में। टैक्स में दिक्कत इसलिए आ जाती है कि कई स्टूडेंट ने पहले का पढ़ा हुआ होता है, कहीं बाद में का पढ़ा हुआ होता है, किसी को कौन सा असेसमेंट ईयर याद है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर भी चलो ठीक है, हमने क्या किया है कि मोबाइल ऐप पे हमने MCQ के टेस्ट डाले हैं, ठीक है, जो कि अभी जिस आप क्लास लेंगे उसके 10 दिन बाद से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम अप्रोक्स 30 टेस्ट डालेंगे, ठीक है। 10-10 MCQ के टेस्ट होंगे जो टॉपिक के नाम से होंगे, जैसे कि पहला बेसिक्स का हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस का हो गया, इस तरीके से टॉपिक वाइज इसमें हमने 10 क्वेश्चन के टेस्ट डाले हुए हैं, ठीक है। इनको आप कभी भी जब आप कोर्स परचेज करते हैं उसके बाद कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, पर ध्यान रहे टेस्ट आप एक बार ही दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें कि टेस्ट ओपन किया, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बंद कर दिया,
फिर वो ओपन नहीं होगा दोबारा। तो जब भी बैठे शिद्दत से कि डेली एक टेस्ट, जैसे वॉल्यूम 1 की एक क्लास ली, उस टॉपिक का टेस्ट ले लिया। सपोज हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा तो पढ़ लिया, शाम को बैठ के उसका टेस्ट दे दिया। एसपी पढ़ा, शाम को बैठ के उसका टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से एमसीक्यू हम साथ के साथ उसको चलाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमसे बार बार कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा मोबाइल ऐप जो है हमारा वो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, बाद में जो टेस्ट होते हैं सर, उसके 25% का एक टेस्ट हमारा रहेगा जिसको हम टेस्ट 1, टेस्ट 2 जो है वो हम 50% सिलेबस पे लेंगे, और टेस्ट 3 जो है वो हम 100% सिलेबस पे लेंगे। ठीक है। 2 बार पेपर लेंगे हम, ताकि अगर किसी दिन कोई अवेलेबल नहीं है तो वो दोबारा दे सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ कि सपोज सर हमारा 25% कोर्स हो जाता है 15 मार्च तक हो जाता है सपोज, तो हमने इसकी डेट रख दी 22 मार्च 25 को एंड 29 मार्च 25 को। तो इन 2 दिन पे हम ये टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको इसकी कॉपियाँ चेक करके विद इन 7 डेज दे दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इसकी 2 डेट आपको मिल जाएगी और इसकी भी 2 डेट आपको मिल जाएगी, उसके हिसाब से आपके टेस्ट हो जाएंगे। राइट, चलिए, तो ये आपका स्टडी मटेरियल क्लियर है, ड्यूरेशंस क्लियर है और टेस्ट पेपर क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो है डाउट, कि सर हमें डाउट अगर पूछने हैं तो क्या करें। तो डाउट के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पहले भी दूसरे सब्जेक्ट में। ठीक है, डाउट आप जब भी पूछें तो पूरा डाउट, उसकी फोटो, उसको आपने जो सॉल्व किया है वो, और एक वॉइस नोट कि सर मुझे इसमें ये दिक्कत है। डाउट का मतलब ये होता है कि सर मैं एक पीजीबीपी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, पीजीबीपी के क्वेश्चन में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कस्टम ड्यूटी ऐड होगी या नहीं होगी, ये डाउट है। ठीक है, या फिर सर इसमें ये मैंने देखा था कि सॉल्यूशन जो आपने क्लास में कराया आपने उसको ऐड करवाया तो ये लेस नहीं होगा क्या, मुझे ऐसा लगता है लेस होना चाहिए, ये डाउट हो सकता है। इस तरीके के डाउट हो सकते हैं। ठीक है, 4-5 फोटो भेज दी, खट 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 खट, सर डाउट बता दो। अब उस फोटो में डाउट क्या है, पहले तो ये डाउट है, तो वो जरूरी है आपको क्लियर करना, अदरवाइज हम उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो खुद को ट्राई करके उसका साथ में आंसर जरूर देना है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ओके, तो व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? और कोई डाउट फिलहाल नहीं है? चलो, नहीं है तो आगे चलते हैं। अब सर ये हमारी हो गई सारी कहानी जो हमने आपको थी बतानी, अब आपको बस आगे सॉल्यूशन करना है। अब क्लास हम शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक सवाल जो मैं हर बैच में पूछता हूं, इंटरमीडिएट में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको कितना याद है, बताओ। याद होने का मतलब ये है कि याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सर सुना सुना लग रहा है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ पूछता हूँ सेक्शन 36 पढ़ा है सर, सुना तो है, क्या था तो याद नहीं है। तो वो चीज नहीं है। याद होने का मतलब याद होना ही है। तो याद है, कितना याद है बताइए, कितना याद लग रहा आपको? नहीं लग रहा कि सर हम तो ये सोच के गए थे कि बस एक बार कैसे भी निकल जाएं तो भगवान भला करे, फिर तो हाथ नहीं लगाएंगे टैक्स की। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा ना, तो यही तो गलती है। उस टाइम पढ़ लिया होता ढंग से तो अभी हम मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, तो सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मुझे लगता है मैं जब भी क्लासेस लेता हूं तो मैं देखता हूं 80% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इंटर का याद नहीं होता है। होता है पर आधा अधूरा होता है। चीज पता है, लॉजिक नहीं पता। चीज पता है, आधी पता है। चीज पता है पर कब करनी है अप्लाई ये नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी के लिए अब मैं आपको समझाता हूं मैंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 क्यों बनाया है। ठीक है, उस टाइम नहीं समझाया, अब बताता हूँ। सर वॉल्यूम 1 में मैंने इंटर वाला पोर्शन कवर किया है और वॉल्यूम 2 में मैंने फाइनल का पोर्शन कवर किया है, क्योंकि इंटर वाले पोर्शन के बिना आप आगे जा नहीं सकते। सर इंटर वाला पोर्शन तो पढ़ा हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको भी इस तरीके का विचार आए कि सर इंटर का तो मेरा पढ़ा हुआ है, आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो वॉल्यूम 1 ना देखे, वो सिर्फ वॉल्यूम 2 देख ले, बात खत्म। ठीक है,
क्योंकि मैं तो सबके हिसाब से चल रहा हूँ ना, कोई हो सकता है स्मार्ट स्टूडेंट हो, हम तो हमारे से भोले वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, जब जो वो स्मार्ट है और उसको लगता है साहब मुझे तो इंटर का सब कुछ याद है, तो कोई बात नहीं, आप वॉल्यूम 1 ना देखें, वॉल्यूम 2 देख लें। इसीलिए इस तरीके से डिजाइन किया है, दोनों की सेपरेट क्लास लगाई गई है, ताकि जिसका जो मन हो वो उस तरीके से पढ़ सके, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले वॉल्यूम 1 ही चलाएंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि सब मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आप वॉल्यूम 2 देखिए, सीधा चलेगा, कोई इशू नहीं है, राइट। ठीक है। इंटर के सिलेबस में से फाइनल के कोर्स में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। अगर आपको इंटर का पोर्शन नहीं आता तो 30 नंबर का पेपर आप नहीं कर सकते। अब आप सोच लो, अगर 100 में से 30 मार्क्स का पेपर आप नहीं कर सकते तो आपके पास होने के चांस कितने हैं, राइट। तो दैट्स वाई ये करवाना पड़ता है। और मे बी आप जब अपना वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाए जो आपने इंटर में पढ़ी नहीं थी, या फिर उस टाइम पे कुछ लॉजिक्स जो आपको समझ में नहीं आए थे वो समझने को मिल जाए। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, तो सर सीएमए फाइनल, तो सर वो तो बताए नहीं जो सब टीचर बताते हैं। क्या बताते हैं? पेपर पैटर्न तो बताया नहीं, पेपर पैटर्न बताइए आपको। ठीक है, कोर्स पैटर्न जरूर मैं बता देता हूँ कि सर देखिए, इंटर का जो पोर्शन है जिसको हम वॉल्यूम 1 में कवर करेंगे, वो पोर्शन है जो आपकी फाइनल की बुक में है ही नहीं, जिसका फाइनल की बुक में कोई जिक्र नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सर सब कुछ, मैं सब कुछ लेके चलता हूं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। ठीक है, कुछ भी ये नहीं सोचना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर पहला बेसिक, दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस, तीसरा हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, चौथा सर आ जाता है क्लबिंग, पांचवा आ जाता है सेट ऑफ लॉसेज, और छठा आ जाता है सर डिडक्शन। ठीक है सर, एडवांस टैक्स, टीडीएस, क्या ये नहीं आते? एडवांस टैक्स और टीडीएस को हम वॉल्यूम 2 में लेते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स के कुछ क्वेश्चंस हमारे वॉल्यूम 2 में एक चैप्टर बनाया हुआ है इंटरेस्ट के नाम से, उसमें डाले हुए हैं, इसलिए उस टॉपिक को हमने वहां कवर कर लिया है, राइट। हेड्स ऑफ इनकम की सर बात करें तो पांचों हेड्स ऑफ इनकम जो है, जिसमें सैलरी है, एचपी है, ठीक है, पीजीबीपी जिसको आप बीओपी के नाम से भी जानते हैं, राइट, और कैपिटल गेन है, और अदर सोर्सेज है, राइट, ये होता है। अब सर इसमें क्या होता है, अब प्रॉब्लम है ना, देखो तो क्या होता है, एक बच्चा था, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं छोटी सी। एक बच्चा था सर, उसकी उम्र हुई कोई 5.5 साल, 5 साल मान लो। अब क्या होता है, गाँव में स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं, मतलब ना थोड़ा सा फास्ट करवा देते हैं जान पहचान से। तो उस बच्चे ने क्या किया सर, पेरेंट्स ने उसको 2 सवा 2 साल का था, स्कूल में डाल दिया। ठीक है, नर्सरी हो गई, प्रेप हो गई, ये सब यूकेजी एलकेजी सब हो गया उसका, और 5 ही साल में ही वो आ गया फर्स्ट क्लास में आ गया। अब वो दूसरी स्कूल में गए फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराने। स्कूल वाले कहते हैं जी हमारा रूल है, हम 6 साल से पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं लेते। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, रियल केस बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं साहब हम 6 साल से, आजकल जो स्टडी पैटर्न है, 6 साल से पहले फर्स्ट क्लास में नहीं लेता कोई भी स्कूल। ठीक है, अब वो गाँव से शहर तो आ गए, स्कूल गए, स्कूल जाके कहते हैं कि साहब हम तो नहीं लेंगे, हम तो यूकेजी में लेंगे। अब करें क्या? पेरेंट्स बोला ठीक है साहब ले लो, यूकेजी में ले लो। अब उस बच्चे से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं है? क्लास में वो जब पढ़ने जाता है उसको लगता है मेरे तो सब पढ़ा हुआ है, तो उसका पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, और पढ़ने का मन नहीं करेगा तो क्या करेगा? मस्ती करेगा, बदमाशी करेगा, राइट। वही स्थिति फिलहाल आपकी है कि सर इंटर वाला तो हमारा पढ़ा हुआ है, अब इंटर का पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, पर मन करना चाहिए सर, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपने इंटर में नहीं पढ़े। चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे को बता देना कि सर ये टॉपिक हमने सैलरी में पढ़ा था पर ऐसा था वैसा था, वो सब पता चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। तो ये सर हमारा सिलेबस कवर होता है, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो सर फिर फाइनल में क्या आएगा? फाइनल में भी बहुत कुछ है सर, ऐसे छोटा मोटा नहीं है फाइनल भी। बताओ क्या क्या आता है फाइनल में। तो सर देखिए, फाइनल की शुरुआत होती है हमारी असेसमेंट से। ठीक है, तो असेसमेंट मतलब कि इनकम डिटर्मिनेशन और टैक्स डिटर्मिनेशन किसका? तो सर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल का पूछेंगे आपसे, एक फॉर्म का। ठीक है, ये मैं करवाता हूँ थोड़ा सा सेफर साइड। उसके अलावा कंपनी का, उसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट का, उसके अलावा सर एओपी का, बीओआई का,
सर उसके अलावा सर बिजनेस ट्रस्ट, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फंड, उसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी। बस इतने से तो 10 मिनट है, राइट। तो ये इतना सा कोर्स पढ़ना है सर, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। और सर और आगे हम चलें तो फिर इसके बाद आ जाता है हमारा एक चैप्टर इंटरेस्ट का, ठीक है। अच्छा एक और लिख लो ना इसमें, नॉन रेजिडेंट का असेसमेंट। फिर एक चैप्टर आता है सर इंटरेस्ट का, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि सर इसमें एडवांस टैक्स यहाँ पे कवर कर दिया है, तो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट कैसे लगता है। उसके अलावा और अदर इंटरेस्ट जैसे कि रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न लेट भरना, इनकम टैक्स रिटर्न लेट भरना वगैरह वगैरह, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सर उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है जिसमें रिटर्न फाइलिंग हो गई, ठीक है। ठीक है, और क्या है सर, और है असेसमेंट प्रोसीजर, कि सर इनकम टैक्स का नोटिस कब आता है, कैसे आता है, उसका जवाब क्या देना वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें, टाइमलाइन क्या है वो। उसके अलावा आ जाता है सर अपील, रिवीजन, ठीक है, कि हम क्या अपील कब कर सकते हैं, रिवीजन कब करा सकते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा सर आ जाता है सर्च, सर्वे, सीजर, तो ये आ जाते हैं। उसके अलावा सर फाइनल में क्या है सर, और क्या है, कुछ नहीं है सर। एक टॉपिक आपका दे रखा है मर्जर एंड एक्विजिशन का, ठीक है। ये हमारा जब हम इंटर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा इंटर वाले पोर्शन में, ठीक है। और क्या है सर, कुछ नहीं है, छोटा सा है, पेनल्टीज, ठीक है, तो पेनल्टीज यहाँ पे कवर हो जाती है। उसके अलावा बात करें तो सर ब्लैक मनी एक्ट है, तो वो यहाँ पे कवर है। और क्या है सर, बस और तो कुछ भी नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है सर ब्लैक मनी एक्ट के अलावा और क्या है सर, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा सर। चलो सर केस स्टडी लिख देता हूँ। केस स्टडी का मतलब केस लॉज, जो कोर्ट में केस लॉज हुए हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। एंड लास्ट एंड फाइनल, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या है सर, इंटरनेशनल टैक्सेशन में DTAA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग है, ठीक है। इसके अलावा सर APA है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है। इसके अलावा सर कुछ मिसलेनियस टॉपिक है। मिसलेनियस टॉपिक में जैसे कि GAAR हो गया, ठीक है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स हो गए, और इसके अलावा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गई। तो ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पे है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और लिख दो ना, एडवांस रूलिंग, ठीक है। तो देखिए बस इतना सा सिलेबस ही तो पढ़ना है हमें। वो तो अपील में आ गया ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो अपील, समझ गए। तो देखो इतना सा सिलेबस, आप घबरा रहे हो बेवजह, एक पेज में समेट गया, और क्या चाहिए इससे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है सर। अब इस सिलेबस में सर जो मार्किंग है, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि इंटर वाला जो पोर्शन है वो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, और उसमें आपको 30% मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे पढ़ने, अभी हम चलेंगे तब सब बता देंगे। उसके अलावा सर इंटरनेशनल टैक्सेशन है, वो भी 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। उसके अलावा केस लॉज है, तो वैसे तो वो 20 मार्क्स का पैटर्न रखते हैं, पर जरूरी नहीं है कि 19 में से आए, तो इसलिए थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से इस सब्जेक्ट में कम चले, इस सब्जेक्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और हमारे पास चॉइस भी रहती है, तो हम 100 नंबर की तैयारी क्यों करें, हम तैयारी 128 नंबर की करें ना, उसमें से 100 लेके आए। तो इसलिए आप सबका वेटेज मान के चलिए, राइट। अब कहीं भी मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सर 30 ये 60 20 ये 80, तो एक काम करते हैं 80 का पड़ जाते हैं, बाकी छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई, करना सब कुछ पड़ेगा। आगे बात समझ में, यस। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का, ये हमें पढ़ना है, एक एक करके सब सोल्व हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। चलो अब सर
हम क्या करेंगे पहले स्टार्ट, तो हम सर पहले स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम 1। हम वॉल्यूम 1 की क्लास अलग चलाएंगे, वॉल्यूम 2 की क्लास अलग चलाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि जिसको वॉल्यूम 1 में आता हो पहले से, तो वो वॉल्यूम 2 भी सीधा ले सकता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं सर, आज की क्लास में हम वॉल्यूम 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम 1 कंटिन्यू करेंगे और एक अलग से हम क्लास रखेंगे जिसमें हम वॉल्यूम 2 कवर करेंगे। ठीक है। चलिए सर, अब सर वॉल्यूम 1 पढ़ना कैसे है उसकी भी तो बात कर लेते हैं। तो सर देखिए ऐसा है, मुझे पता है आप एक्सपर्ट हैं, नो डाउट, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपने इंटर में जो कुछ भी पढ़ा उसमें से आपको कुछ याद नहीं है, मुझे यकीन है यार। ठीक है, तो सर इसमें मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूं कि बेसिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी एंड एचपी, ठीक है, इसके अलावा सर क्लबिंग, सेट ऑफ, ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं फास्ट फॉरवर्ड लेके चलता हूं। ठीक है, इन टॉपिक को मैं फास्ट फॉरवर्ड में लेके चलता हूं ताकि आपको बोरियत भी ना हो और हमारा कुछ रहे भी नहीं। ठीक है, बाकी आपको नोट्स मिलेंगे तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर ये जो टॉपिक है जैसे कि पीजीबीपी, ये हम डिटेल में चलेंगे, टाइम लगेगा, नो डाउट लगेगा, उतनी भी डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब मुझे पता है कि मुझे किस टॉपिक को डिटेल में लेना है, जैसे कि पीजीबीपी में मुझे कौन से सेक्शन पे ज़्यादा जोर डालना है वो मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से लेके चलता हूँ। कैपिटल गेन डिटेल में जाएगा, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि स्लम सेल है, अगर आप अपना स्कैन उठा के देख लीजिए फाइनल का, स्लम सेल का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि उसको मुझे डिटेल में बताना है, उसके मुझे डिटेल में क्वेश्चंस करवाने हैं, तो वो सब चीजें मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। ठीक है, अदर सोर्स को भी हम डिटेल्स में ले लेंगे। ठीक है, और डिडक्शन डिटेल में ले लेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से हम चलेंगे। अप्रोक्स मैंने बताया आपको 45 के आसपास हम इसमें क्लास डिवोट करेंगे हमारी, तो वो हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। क्लियर अपन? ठीक है सर। अब सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, पर उससे भी पहले आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन चल रहा है ना, उसको भी दूर किया जाए। क्या है कंफ्यूजन, बताओ सर। कंफ्यूजन ये है, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, बोलो है या नहीं है कि सर ये क्या लफड़ा है, हम क्या पढ़ें, हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं सर, हम फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2024 जो होता है ना सर, ये हमारे जून 2025 और दिसंबर 2025 के एग्जाम में एप्लीकेबल होता है, राइट। ठीक है, और जून 2026 में भी इसको पढ़ा जा सकता है, सब्जेक्ट टू फाइनेंस एक्ट 25 के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको पढ़ के। तो अगर आपने दिसंबर में पढ़ा और मान लीजिए कोई कहता है मैं दिसंबर में एग्जाम नहीं दे रहा हूं, तो वो जून में सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ के काम चला सकता है, चलेगा। ठीक है, हम जो चल रहे हैं फाइनेंस एक्ट 24 के हिसाब से चल रहे हैं। अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया कि सर 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो गई है, नया फाइनेंस बिल आ गया है जो कि फाइनेंस एक्ट, अब जैसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, थोड़े दिन बाद हम कहेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो वो चेंज हो जाएगा नो डाउट, पर वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर 25 वालों तक के लिए वो बिल अमेंडमेंट अप्लीकेबल नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए। समझ गए बात को? ठीक है, अब सवाल आता है कि सर ओल्ड स्कीम हमें पढ़नी है या न्यू स्कीम हमें पढ़नी है। तो सर आप वो खिलाड़ी हो जिसको दोनों खेल खेलने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ओल्ड स्कीम भी पढ़ना पड़ेगा और आपको न्यू स्कीम भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पर ये दोनों इतना टिपिकल भी नहीं है। टिपिकल कब हो जाता है, जब आपको ये पता ना हो कि मुझे करना क्या है। ठीक है, देखिए ओल्ड और न्यू स्कीम में से आसान कौन सा है, तो सर मैं बोलूं तो सर आसान न्यू स्कीम है, मुझे ऐसा लगता है। पर आपको ओल्ड और न्यू दोनों कैसे पढ़ना है वो समझिएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहले आप पूरी ओल्ड स्कीम पढ़ रहे हैं, फिर आप न्यू स्कीम को उठा के लाते हैं, फिर आप देखते हैं कि इसमें क्या करना क्या नहीं करना, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं करनी है। साथ साथ हर चैप्टर के आखिरी में मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो देखिए सर, ओल्ड और न्यू स्कीम का जो झंझट है, पहली बात तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, इट्स ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, राइट। मुझे बताओ, क्या कंपनी का ओल्ड और न्यू स्कीम से कोई लेना देना है?
कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो बात को? कंपनी पे थोड़ी ओल्ड और न्यू स्कीम लगती है, ये तो स्लैब रेट वालों की कहानी है ना। तो जब कंपनी पे तो फ्लैट रेट लगनी है, कंपनी पे तो लगता ही नहीं है। तो सर फाइनल में तो हमारे लिए कंपनी का असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ओल्ड और न्यू का कोई झंझट नहीं है, तो वहां पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्म फॉर्म पे ओल्ड न्यू का कोई झंझट नहीं है सर। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिर्फ इंडिविजुअल रेशियो में हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी ओल्ड और न्यू। उसमें भी क्या होता है उस चीज को भी समझिएगा सर, थोड़ा सा लॉजिकली चलिएगा कि सर ओल्ड स्कीम में क्या था। ओल्ड स्कीम में हमें बहुत सारी एग्जिबिशन और डिडक्शन दी गई थी। ठीक है, अब आप हर साल कहते हैं सर टैक्स बढ़ाओ टैक्स बढ़ाओ, गवर्नमेंट को ऐसे कहते हैं सर एग्जिबिशन लिमिट बढ़ा दो, 5 लाख तक जीरो टैक्स कर दो, 7 लाख तक जीरो टैक्स कर दो, 10 लाख तक जीरो टैक्स कर दो। अब गवर्नमेंट कहती है कि सर हमें डबल नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि टैक्स की बेसिक लिमिट बढ़ा दो, मान लो उस टाइम गवर्नमेंट कह देती कि 5, चलो जी ठीक है 2.5 लाख की जगह हमने 5 लाख रुपए बेसिक एग्जिबिशन लिमिट बढ़ा दी, तो होता क्या कि 5 लाख तो आपके लिए फ्री हो गए और 3-4 लाख की आप डिडक्शंस मैनेज कर लोगे, एटीसी ईडी ये करके, तो देखा जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो इनकम है वो 10 लाख तक फ्री हो जाएगी। इतना गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने कहा दोनों फायदे नहीं दे सकते हम आपको एक फायदा दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि वी आर रेसिस्टेंट टू चेंज, हम चेंज नहीं होना चाहते। ठीक है, हमारे इंडिया का माहौल ऐसा है कि हम चेंज नहीं होना चाहते, जो जैसा चल रहा है चलने दो, चेंज करोगे मतलब खराब है, सीधी बात। क्योंकि हम इतने दिन से, सर मैं इतने दिन से घर से एक रास्ते से आ रहा था जा रहा था, मेरे लिए वो रास्ता बहुत अच्छा है चाहे वो कैसा भी है। अब मुझे उस रास्ते पे कुछ काम होने लग गया, अब मैं रोज कहता था खड्डे हैं सड़क पे, खड्डे हैं, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, खड्डे हो रखे हैं ये वो। गवर्नमेंट ने कहा लो जी करते हैं, गवर्नमेंट ने पूरी सड़क फोड़ डाली और नई बनाने में लग रही है। अब मैं ये चिल्ला रहा हूँ रास्ता बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, तो सोचो गवर्नमेंट क्या करे। अरे अगर सुधार करना है तो रास्ता तो बंद करना ही पड़ेगा ना एक बार तो वैसे पर हमारे तो सर चेंज होना ही नीचे ना, हम तो चाहते हैं कि हम रात को सोए सुबह उठे तब रोड नहीं मिले। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस बार ये बात अच्छे से समझ में आ गई। डीमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने नोट बंद किया, लोग अगेंस्ट हो गए। जुलाई 17 में गवर्नमेंट ने जीएसटी एप्लीकेबल किया, लोग अगेंस्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग मोर्चा लेके सड़कों पे जीएसटी लगा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फिर उसको पूछा जीएसटी की फुल फॉर्म बता के, सब नहीं पता मेरे को तो। ठीक है, तो तुझे कैसे पता नुकसान है, बोले है बस नुकसान है, पता क्या करना है। तो ये गवर्नमेंट को पक्का समझ में आ गई कहानी, तो इस बार गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है अब हम तुमको समझ गए, अब देख लेंगे। क्या दिमाग लगाया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा कि सर यहाँ की पब्लिक ऐसी है कि इसको ना धीरे धीरे मतलब यूज टू हो जाती है, किसी भी चीज के लिए यूज टू हो जाते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसा रूल बना दे कि स्कूल में घुसते ही बच्चे के एक डंडा पड़ेगा, वो 3-4 दिन तो रोएगा, फिर उसको आदत हो जाएगी, बोला हाँ ठीक है पढ़ने दो। हमारे यहाँ ये सिस्टम है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने ये कहा जी हम एक काम कर रहे हैं जी, एग्जिबिशन डिडक्शन को हटा के एक नई स्कीम ला रहे हैं। अब सोचो अगर गवर्नमेंट सीधे ये कहती है कि हम एग्जिबिशन डिडक्शन हटा रहे हैं तो क्या होता, लोग सड़कों पे आ जाते, ये कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा जी हम एक नई स्कीम ला रहे हैं और उसमें एग्जिबिशन डिडक्शन को हटा रहे हैं और तो आपको टैक्स की रेट जो है उसमें थोड़ा सा फायदा दे रहे हैं। अब कुछ लोग हुए कि सर ऐसे क्यों, ये क्या तरीका होता है। गवर्नमेंट ने कहा भाई सब नई चाहिए, बोला नहीं चाहिए मत लो, पुरानी ले लो। अब इतना कहते हो आदमी शांत, बोला हाँ ठीक है सर, यही होगा ना। तो मैं अगर किसी चीज से एग्री नहीं हो तो मैं क्या बोलूंगा, मत लो सर, आप मत लो ना, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, दूसरे आप लो ना, पुरानी स्कीम कौन मना कर रहा है। अब इसके बाद क्या बोलोगे बताओ। अरे अगर तुम्हें मेरी स्कीम पसंद नहीं है, मैं ये जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं एक स्कीम लाया हूँ, तुम कहते पसंद नहीं है तो मत लो सर, पुरानी ले लो। इतना कहते हैं लोग सेटल कि ठीक है हाँ ये तो सही है, पुरानी है ना, हाँ है ठीक ठीक ठीक। गवर्नमेंट को समझ में आ गई, गवर्नमेंट ने पुरानी स्कीम चलने दी, नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब जो हम, क्योंकि प्रैक्टिसिंग हूं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं जब देखता हूं पिछले से पिछले साल, मतलब 31 मार्च 23 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे ओल्ड स्कीम बाय डिफॉल्ट स्कीम थी। मतलब अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो आपकी रिटर्न ऑटोमेटिक ओल्ड स्कीम में जाएगी, और अगर आपको न्यू लेना है तो आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा। सर मुश्किल से बता रहा हूं 5% लोग होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2023 में नई स्कीम को चुना, क्योंकि यूज तो है पुरानी में, पुरानी में जाने दो। हम पूछते सर कौन सी, अरे सर पुरानी चलने दो, समझ रहे हो।
सिर्फ 5% लोगों ने, मैं अपना केस बता रहा हूँ, मैं कोई डेटा नहीं बता रहा, उन्होंने नई स्कीम को चुना। ठीक है, अब गवर्नमेंट सोचेगी यार हम तो स्कीम लाए और ये तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिवर्स कर दिया। क्या रिवर्स कर दिया कि अब न्यू स्कीम जो है वो तो बाय डिफॉल्ट स्कीम है और ओल्ड स्कीम ऑप्शनल है, कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो तुम्हारी रिटर्न अब किस में जाएगी, ऑटोमेटिक नई में जाएगी, और तुम्हें अगर पुरानी में जाना है तो तुम्हें चुनना पड़ेगा। ठीक है, लोगों ने कहा अच्छा। अब अगेन वही बात, किसी को पता ही नहीं है। सर मैं ये बता रहा हूँ 31 मार्च 24 की जब रिटर्न गई है 95% एसएससी ऑटोमेटिक न्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको ओल्ड में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम नहीं चलते, हमें तो चलाता है सिस्टम, हमें कुछ पता नहीं है। वो खाली 5% लोग होते हैं जो दिमाग लगाते हैं, ओल्ड में क्या है, न्यू में क्या है, इसमें कितना बंदा उसमें कितना, बाकी सब लोग तो जो चल रहा है चलने दो। तो ऑटोमेटिक सोचो 95% लोग किस में कन्वर्ट हो गए, न्यू स्कीम में। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम में चेंज करना ही बंद कर दिया। अगर आप उठा के देखेंगे तो पिछले 2 साल में ओल्ड स्कीम में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ? जब गवर्नमेंट कहती है कि हमें ओल्ड स्कीम को रखना ही नहीं है, जिस चीज को हमें रखना ही नहीं, आपके पास एक पुराना घर एक नया घर है, सजावट किसकी करोगे, नए घर की। जब आपको ओल्ड में रहना ही नहीं है तो क्यों उसकी सजावट करोगे, नया फ्रिज लाओगे, नया कूलर, तो किस में लाओगे, न्यू में। तो गवर्नमेंट भी वही कर रही है, वो न्यू को ओल्ड को छेड़ ही नहीं रही, बोले जैसे पड़ी है पड़ी रहने दो, न्यू में वो चेंज करती जा रही है जो उनको करना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये जो 12 लाख का सिस्टम निकाला ये भी न्यू में है, तो ये सारा सिस्टम न्यू में चल रहा है सर, राइट। और अब 1 या 2 बजट के बाद गवर्नमेंट ओल्ड स्कीम को खत्म कर देगी, बंद कर देगी, तब तक लोग इसमें आ चुके होंगे 99%। ठीक है, तब कोई बवाल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का एकदम सीधा सा फंडा है। पर आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि आप इस टाइम फेज में हो कि आपको दोनों पढ़नी पड़ेगी, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। ठीक है, ये आसान है। आसान कैसे है सर? करना सिर्फ इतना सा है सर, आपको पढ़ना ओल्ड स्कीम के हिसाब से, क्योंकि ओल्ड स्कीम में ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, और न्यू स्कीम में कंटेंट थोड़ा सा कम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सर, मान लीजिए कि मुझे एचआरए मिल रहा है, नाम सुना है ना, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, अब सर करना क्या है, ओल्ड स्कीम कहती है कि सर एचआरए मिला कितना तुमको, 60,000। इसमें से एग्जम्प्ट है कुछ, सेक्शन 10(13)A में कितना सर, मान लीजिए 24,000 रुपये, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 36,000 रुपये। ये ओल्ड स्कीम का फॉर्मेट है सर। ठीक है, न्यू स्कीम कहती है एचआरए मिला कितना, 60,000, 60,000 पूरा टैक्सेबल, बात खत्म। तो लॉजिकली अब आप बोलोगे सर इसका मतलब न्यू स्कीम तो महंगी है। अरे नहीं, वो आगे टैक्स रेट में चेंज कर दिया ना, यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा है ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में टैक्स रेट में रिबेट, जैसे कि 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख 5% है। इसमें बोलोगे तो 2.5 लाख पे कुछ नहीं है, और 2.5 से 5 लाख पे 5% है। ठीक है, और 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, तो वो फर्क आ गया ना बड़ा। तो इस वजह से रेट्स में फर्क आ जाता है। तो फायदेमंद कौन सी है कौन सी नहीं है अभी मत दिमाग लगाओ, आपको क्या मतलब, आपको तो मार्क्स चाहिए ना, टैक्स थोड़ी बचाना है, राइट। तो ये है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या पढ़ना चाहिए इसमें, ओल्ड या न्यू? अगर आपने ओल्ड पढ़ी है तो क्या आप न्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ एग्जाम्पशन का अमाउंट हटा दो, न्यू हो गया। पर अगर आपने न्यू पढ़ा तो क्या आप ओल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम्पशन का अमाउंट कहां से निकालेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, ओल्ड को पढ़िए, साथ ही साथ जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है उसमें से क्या क्या चीजें न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी ये पढ़ लो, इतने में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको हर चैप्टर में बताता रहूंगा कि सर पहले पूरा बता दूंगा चैप्टर, फिर बता दूंगा कि इसमें से ये चीजें जो है न्यू स्कीम में अप्लीकेबल नहीं है। सिंपल। चलिए, और इनके जो है इसमें क्वेश्चंस का भी मैं बता दूं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन की शीट दूंगा जिसमें मान लीजिए 2 क्वेश्चन में इसके करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन में इसके करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन इसके करवा देंगे, 2 इसके करवा देंगे, 3 क्वेश्चन इसके करा देंगे, 4 इसके करा देंगे, 2 इसके, तो अकॉर्डिंग टू वेटेज इसका 1, इसका 1, इसका 2, इस तरीके से मैं आपको 20-25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपका यहाँ पे पूरा रिविजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। बोलो आगे बात समझ में, राइट। तो ये हमारा ओल्ड और न्यू का सिस्टम आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं सर बेसिक्स की। ठीक है, तो सर बेसिक्स में मैं बिल्कुल बेसिक, मैं ये मान के चलता हूं कि स्टूडेंट ने अभी तक टेक्स्ट में कुछ पढ़ा ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि कई लोग होते हैं सर हमने 2 साल पहले एंटर किया था, फिर छोड़ दिया था, फिर हम कोई कहता है कि मेरे फैमिली इशू थे, वो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। हम चाह रहे हैं कि एक बार सबको ही कवर कर लिया जाए, ठीक है? तो बस एकदम अलर्ट मोड के साथ ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सर देखिए बेसिक्स क्या कहता है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का बेसिक्स सर ये कहता है कि हमारे इंडिया में जो सबसे ऊपर अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था? सर वैसे तो बहुत सारे लोग थे, पर हम जिसको जानते हैं वो है B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है? इन्होंने 1950 में, 26 जनवरी 1950 में ये बनाया था, ठीक है? अब सर इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया तो इसका मतलब हमारा ग्रंथ है ये इंडिया का, इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, सारी कहानी लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, ठीक है? कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बनाया है, राइट? तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने गवर्नमेंट क्यों बनाई? उन्होंने गवर्नमेंट इसलिए बनाई कि सर देश चलाएगा कौन, ठीक है? तो देश को चलाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और गवर्नमेंट बना के उनको कहा कि सर आप जो हमारी पब्लिक है उसको मेडिकल फैसिलिटी, उसको एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, उसको ये एटसेट्रा ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो, साथ ही साथ देश का डेवलपमेंट करो। तो इंफ्रा डेवलपमेंट करो, रोड बनाओ, सड़क पार्क बनाओ, ब्रिज बनाओ, ये सब चीज़ें करो। तो एक बॉडी बनाई जिसको हम गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और उनको बोला कि ये सब काम आपको करने हैं। उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, ठीक है? अब गवर्नमेंट कोई नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है नहीं, राहुल गांधी गवर्नमेंट है कोई नहीं, ये तो एक पद है, जो इलेक्ट करोगे वो इस पे बैठेगा, वापस चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब गवर्नमेंट पे जो भी बैठेगा सर उसका काम है ये काम करना, पर जाहिर सी बात है ये काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो सर ये तो वो बताएगा ना जिसने हमको काम बोला है। अगर आपके पिताजी आपको कोई काम बताएंगे, बेटा जब मार्केट से 1 किलो दूध ले आया, तो पैसे कौन देगा? पिताजी देंगे ना, या नहीं देंगे तो बताएंगे कहाँ से लेने पैसे, अलमारी से ले ले, बेड के नीचे पड़े हैं वहां से ले ले, कुछ तो बताएंगे, यस? तो पैसा कहाँ से आएगा ये भी कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सर देखो जी ऐसा है, मैं तो खुद, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, ठीक है? तो आप एक काम करो, पब्लिक से ले लो। तो जिसके पास ज्यादा है उससे ज्यादा ले लो, जिसके पास कम है उससे कम ले लो, और लेके इन्हीं पैसे को घुमा के पब्लिक को वापस दे दो। तो यहाँ पे सर टैक्स आया फिर, ठीक है? गवर्नमेंट के इनकम के 2 साधन हैं, बताओ कौन कौन से? एक तो है टैक्स, दूसरा बताओ गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती है, बताओ। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की इनकम क्या है? बिजनेस करती है गवर्नमेंट, सर बिजनेस करती है, यस। जैसे कि सर BSNL हम बोलते हैं, LIC बोलते हैं, गवर्नमेंट उपक्रम है, यस। इसके अलावा सर गवर्नमेंट बहुत सारे लाइसेंस देती है, ठीक है? इसके अलावा सर बहुत सारी सर ऑक्शन करती है, जैसे कि माइंस वगैरह हो गई, ठीक है? तो उनके ऑक्शंस करती है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लिकर लाइसेंस हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, इस तरीके के रेंटल इनकम भी है गवर्नमेंट की, ठीक है? गवर्नमेंट की बहुत सारी जगह पड़ी है तो उसको गवर्नमेंट किराए पे दे देती है। तो इस तरीके के बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के, पर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? टैक्स, ठीक है? मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है सर टैक्स। अब इंडिया में सर 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, ये तो आपको भली बात ही पता है, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? ठीक है? डायरेक्ट टैक्स को गवर्न कौन करता है? तो सर वैसे देखा जाए तो दोनों ही टैक्स किसके अंडर में आते हैं? FM, रेडियो नहीं, FM, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, राइट? पर सर डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाया गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स बनाया गया है। पहले इसका नाम CBEC हुआ करता था, जब GST नहीं आया था तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बोलते थे, राइट? अभी इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हो गया है। सर डायरेक्ट टैक्स की खास बात क्या है? सर ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव होने का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है, जबकि ये जो है ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव होने का मतलब है सर GST को, कस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लगने वाला इंडिविजुअल है, कंपनी है, क्या है, कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, कम खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर पेन पे 5% GST तो 5% ही है, चाहे अंबानी खरीदे और चाहे कोई स्टूडेंट खरीदे, चाहे 50 खरीदे चाहे 1 पीस खरीदे, 5% ही लगता है। पर इनकम पे ऐसा नहीं है सर, है ना? 5 लाख पे इतना, 50 लाख पे इतना, करोड़ पे इतना, सरचार्ज, ये वो, तो बहुत सारा हो जाता है। तो ये डिफरेंस मेनली इसमें हो जाता है सर। और तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट टैक्स में पेयर और जो बर्डन वाला आदमी है, जिस पे बर्डन होता है, ये सेम पर्सन होते हैं, ठीक है?
सेम। और यहाँ पे सर पेयर जो होता है वो अलग होता है और बर्डन जो होता है वो अलग होता है। तो बर्डन किस पे होता है? कस्टमर पे होता है। पेयर कौन होता है बताओ? इनडायरेक्ट टैक्स का पेयर कौन होता है? सर शॉपकीपर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है। मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट कौन करता है? या तो शॉपकीपर करेगा, या मैन्युफैक्चरर, या इंपोर्टर, एक्सपोर्टर। गवर्नमेंट को तो पे ये करेंगे, पर ये ले लेंगे किससे? कस्टमर से। तो पेमेंट किया शॉपकीपर ने, सर्विस प्रोवाइडर ने, मैन्युफैक्चरर ने, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने, जबकि खर्चा जेब से किसके लगा? कस्टमर के। इनकम टैक्स में साहब पे भी वही करता है और जेब भी उसी की खाली होती है। इसीलिए इसको आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है और इसको आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं आप या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो कई लोग है ना जैसे ज्ञान बांटने लग जाते हैं, मंदिर बना रहे हो सर, मंदिर क्यों बना रहे हो? पैसा तो हमारा है। ठीक है, कोई लोग ऐसे हो जाते हैं थोड़े से कि सब पैसा हम देते हैं, आप गरीबों में किसानों में वो राशन बांट देते हो, गरीबों को पैसे बांट देते हो, हमारा पैसा आप गरीबों में बांट रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सर इंडिया का हर एक आदमी टैक्स देता है। ठीक है, हम सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं? इनकम टैक्स को। इसलिए हम कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं और मजे गरीब लोग लेते हैं। नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी भी इसका एक पार्ट है, समझ गए? तो जीएसटी तो सब दे रहे हैं। अगर भिखारी भी पार्ले जी खरीदता है 4 रुपए का, 5 रुपए का, तो वो भी तो उस पर टैक्स दे रहा है। समझ रहे हैं? वो कुछ रोटी खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है वो, तो वो भी तो उस पर टैक्स दे रहा है। तो इसका मतलब टैक्स तो सर भिखारी भी दे रहा है। तो इसलिए ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ। समझ गए? टैक्स सब दे रहा है, इंडिया का हर आदमी टैक्स दे रहा है। कोई कम ज्यादा दे रहा है वो बात अलग है। सर इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में कौन सा है? सर डायरेक्ट टैक्स में हम बात करें तो इनकम टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो जीएसटी और कस्टम, ये कवर हो जाते हैं, राइट? तो ये हमारे इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है। हालांकि इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है अभी, पर अब जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड जो आ रहा है उसमें उसको इजी करने की कोशिश की गई है, सिंप्लीफाइड किया गया। ठीक है, अब यहां तक तो सर हमने बातें कर ली किसकी? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की, क्योंकि बेसिक्स बात करनी थी हमें। इसके बाद हम जो बातें करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे? डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बात नहीं करेंगे, उसके लिए आपको दूसरा टीचर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे वेट होता है, वेट कौन लगाता है? सर वेट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है ना? सही बोल रहा हूँ? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जीएसटी कौन लगाता है सर? सर जीएसटी तो दोनों लगाती है, राइट? ऐसे ही अब ऐसे सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? ये किसके अंडर में आता है? ठीक है, तो सर इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए और इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है और वैसे भी हमें पता होना चाहिए। तो सर देखिए, आर्टिकल मैं यहां लिख देता हूं, आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल of Constitution of India, Article 246 of 7th Schedule of Constitution of India, जीएसटी 246A में है। ठीक है, जीएसटी के लिए 246A है, पर इसके लिए 246 है। इसने क्या किया? इसने सर ये कहा कि जितने भी काम हमारे इंडिया में होंगे उन सब को हम बांट देते हैं। जैसे कि घर में अगर 2 भाई होते हैं तो उनमें रोजाना झगड़ा ना हो, इसलिए घर वाले कई बार काम बांट देते हैं कि एक काम कर, बाहर के काम तू कर लेना, घर के तू कर लेना, ये तू कर लेना, वो तू कर लेना, तो किस्सा खत्म हो जाए। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने काम, कॉन्स्टिट्यूशन ने काम बांटे। तो बांटे जब इन्होंने पहली लिस्ट बनाई, ठीक है, तो पहली लिस्ट का नाम रखा सर यूनियन लिस्ट। और इस लिस्ट में वो काम लिखे जो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर एक लिस्ट बनाई जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में जो काम लिखे हैं वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और फिर एक तीसरी लिस्ट बनाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घरेलू काम तो ठीक है, पर किसी से झगड़ना हो, बाहर कोई एक भाई को पीट रहा हो तो दूसरा इंतजार थोड़ी करेगा। तो उसके लिए सर लिस्ट बनाई जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, राइट? तो सर इनकम टैक्स में इसका क्या रोल है? इनकम टैक्स में इसका रोल ये है कि सर इनकम टैक्स जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और यूनियन लिस्ट, अब लिस्ट है, लिस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे काम। तो यूनियन लिस्ट में बहुत सारे काम लिखे हुए हैं। उसमें एंट्री नंबर 82 नंबर पे ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंपावर है टू लेवी, लेवी मतलब लगाना, टैक्स
ऑन इनकम। तो इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अदर देन, आगे क्या बोला? अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के टैक्स लगाने का राइट किसके पास है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब इतना बोलते ही हमारा ध्यान पहले नेगेटिव चीज पे जाता है कि सर ऐसा है तो बताओ फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता क्या? और अगर लगता है तो कौन लगाता है? तो सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फिलहाल नहीं लगता है, बट उसका राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे सर एंट्री नंबर 46 है जो इंपावर करती है टू स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है? क्यों? क्योंकि सर स्टेट वाइज है ना, किसी स्टेट में खेती बिल्कुल नहीं है, किसी स्टेट में खेती बहुत ज्यादा है, तो फिर कैसे लगा सकते हैं हम? यूनिफॉर्म तो कैसे कर सकते हैं, राइट? पर हम लिख देते हैं राइट नाउ एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्टेड। ठीक है? अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको बताऊंगा पूरी क्लास के दौरान जिसमें आपको कंफ्यूजन्स दूर होंगे। होता क्या है पता है? आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको प्रोविजन आ भी रहा है, अचानक से एक डाउट माइंड में क्लिक हो गया और सारा दिमाग खराब। अब आप उस डाउट से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऐसा करूं या ऐसा करूं, बस वहीं उलझे रहेंगे। जैसे हमने लिखा कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया लिखा है मैंने, अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि सर इंडिया के टैक्स लॉज में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, ऐसा है क्या? बताओ। देखो मीनिंग दो निकल सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इंडिया के टैक्स लॉ में फ्री है, एक तो ये, और एक बोल रहे कि इंडिया में एग्रीकल्चर करके कमाई हुई इनकम इंडिया में टैक्स फ्री है। तो ये वाला मीनिंग सही है कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके कमाई हुई इनकम इंडिया में टैक्स फ्री है। इट मींस कि अगर मैं फॉरेन में एग्रीकल्चर इनकम कर रहा हूं और मैं इंडिया में रहने वाला हूं, तो मेरे पे वो फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी, उसकी कोई छूट नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। बताइए आगे बात समझ में? तो ये हमारे बेसिक्स का पहला पार्ट है। बोलो आगे बात समझ में? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है कोई डाउट? चलिए तो आगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब सर मैंने जैसा कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? इनकम टैक्स की। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बात नहीं करेंगे। इनकम टैक्स जो है सर, उसको समझने के लिए आपको 6 लॉज की जानकारी होनी चाहिए। 6 लॉज आर देयर, उनकी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप प्रॉपर्ली इनकम टैक्स को समझ पाएंगे, अगर अदरवाइज इनकम टैक्स को नहीं समझ पाएंगे। वो 6 टैक्स लॉज कौन से हैं? तो सर पहला जो है इसमें वो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, जिसी उसकी जगह ही अब क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाएगा, पर वो आपके ऊपर फिलहाल अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? इसके अलावा सर, इसके अलावा तो क्या है सर? इसके अलावा इनकम टैक्स रूल्स हैं 1962। इसके अलावा सर क्या है? इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2024 है। इसके अलावा सर, इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन है। ठीक है? इसके अलावा सर, इसके अलावा कुछ सर्कुलर्स हैं, और इसके अलावा सर जुडिशियल डिसीजंस हैं। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं जिनको समझने पे ही आप इनकम टैक्स को समझ सकते हैं, राइट? ठीक है सर। इनकम टैक्स एक्ट में क्या है सर? इनकम टैक्स में प्रोविजन है। ठीक है? इनकम टैक्स में क्या है सर? प्रोविजंस है। प्रोविजंस का मतलब है कि किस पे, व्हेन, हाउ मच, कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें किस में लिखी हुई है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। इनकम टैक्स रूल क्या हुआ सर फिर? सर इनकम टैक्स रूल में जो बताता हूं मैं वो ये कहता हूं कि सर ये एक तरीके से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब, जैसे एक बात बताइए मुझे, आपने फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ी, इंटर में भी आपने ओएमएसएम पढ़ी, तो इनमें कई बार क्या होता है सर, हमें कुछ टेबल्स देखनी पड़ती है। मैथ्स में पढ़ा है जेट टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी बहुत सारी टेबल्स हमें देखनी पड़ जाती है कई बार। ठीक? तो वो जो टेबल आपको देखनी पड़ती है, क्या वो टेबल आपके चैप्टर के साथ होती है? बताओ।
जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे होते हैं मैथ्स का, उसमें अगर टेबल देखनी पड़ती है कि सर टेबल है उसमें जेड की वैल्यू निकालो वगैरह वगैरह, क्या वो टेबल आपके चैप्टर के साथ होती है? तो आंसर इज नो, वो टेबल के चैप्टर के साथ नहीं होती। या तो वो बुक के एंड में होती है, या फिर वो अलग से लेनी पड़ती है, बुक में नहीं होती है। ठीक है, क्यों सर? वो इसलिए नहीं होती कि हमें सिंप्लीफाइड रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। तो क्या होता है, वैसे ही इनकम टैक्स में बहुत सारी लिस्ट है। जैसे मानिए हमने अब डिडक्शन पढ़ा, डिडक्शन में हमने पढ़ा कि सर सेक्शन 80 डी बी, याद है कुछ? सेक्शन 80 डी बी पढ़ा। उसमें हमने कहा कि अगर किसी पर्सन को कोई स्पेसिफाइड बीमारी है तो वो स्पेसिफाइड बीमारी के खर्चे के लिए उसकी छूट, डिडक्शन उसको मिल जाती है। अब सवाल ये आता है कि स्पेसिफाइड बीमारी में क्या क्या आता है? सर वो तो रूल 3A में लिखा है, समझ रहे बात को? अब उसमें तो बहुत सारी बीमारियां, अगर वो सारी लिस्ट उठा के हम इनकम टैक्स एक्ट में डालते तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक्ट क्या हो जाता, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो हमने क्या किया, वो बीमारियां उठा के किस में डाल दी, रूल्स में डाल दी। और इनकम टैक्स में उसका बस एक रेफरेंस डाल दिया, क्या, एज पर रूल दिस, एज पर रूल दिस। तो वो सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सारे किस में डाल दी हमने, रूल्स में। तो इस तरीके से रूल्स हमारे काम आता है। आगे बात समझ में? ठीक है। फाइनेंस एक्ट क्या होता है सर? फाइनेंस एक्ट आपको पता है कि सर हर साल बजट आता है। मैं थोड़ा सा फास्टली बता देता हूँ। 1 फरवरी को बजट आता है। इस बजट में क्या होता है सर, इस बजट में फाइनेंस बिल रखा जाता है। बिल, ये वाला सिस्टम पता है आपको, बिल और एक्ट का सिस्टम हमारे इंडिया का, कि सर कोई भी चीज़ जब प्रपोज की जाती है तो उसको बिल बोलते हैं, जब वो पास हो जाता है तो उसको एक्ट बोलते हैं, राइट? तो अभी भी इनकम टैक्स जो बिल आया उसको बिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो पास नहीं हुआ है। जैसे ही वो पास हो जाएगा दैट बिकम्स इनकम टैक्स एक्ट, समझ गए? तो फाइनेंस बिल आता है सर। फाइनेंस बिल में क्या होते हैं, प्रपोज्ड चेंजेस। ऐसा नहीं है कि जैसे बजट निर्मला जी ने पढ़ा कि हम ये कर रहे हैं और वो चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। उस दिन तक वो सिर्फ प्रपोजल है, फाइनल नहीं हुआ है। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि सर कॉस्ट अकाउंटेंट्स को टैक्स ऑडिट का राइट मिलना चाहिए, है ना, और ये अकाउंटेंट की डेफिनेशन में नहीं डाला, तो आप अब क्यों कह रहे हैं सर? अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा कि अभी तक वो बिल ही है, वो एक्ट नहीं बना है, तो अभी तक उसमें चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर वो एक्ट बन चुका होता तो फिर हम भी चुपचाप बैठ चुके होते कि ठीक है अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। समझ गए बात को? यस, तो प्रपोज चेंजेस हैं। अब ये प्रपोज चेंजेस क्या होते हैं सर? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ठीक है, एंड लास्टली क्या होता है अभी? यस, लास्टली ये जो बिल है ये यहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और ये जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं इट बिकम एक्ट। ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और ये नेक्स्ट, ये और ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसलिए जो अभी बजट आया है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा कमाई पे, और वो 31 मार्च 2026 की जो इनकम होगी उस पर एप्लीकेबल होगा। इसलिए वो दिसंबर 2025 के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना बता दो सर इशू कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है। नोटिफिकेशन इशू क्या होते हैं वो बता देता हूँ। कई बार जब बजट में कोई चेंज कर दिए जाते हैं, तो बजट में चेंज तो कर दिया, पर ये नहीं बताया कि वो चेंज अप्लीकेबल कितनी तारीख से होगा। समझ रहे बात को? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं वो बजट में ही चेंज हो सकती है। अब बजट में चेंज करना था, पर हमें ये अभी फाइनल नहीं था कि क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, बजट में तो अनाउंस कर दिया कि हम चेंज कर रहे हैं, डेट नहीं बताई, तो वो डेट फिर नोटिफिकेशन में बताएंगे कि 23 जुलाई से एप्लीकेबल है कि 15 अगस्त से, कब से एप्लीकेबल है वो नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें उसको कोई भी बात बतानी हो बता देती है। सर्कुलर कौन इशू करता है सर? तो सर्कुलर सीबीडीटी इशू करता है, और ये इसको एक नाम और भी बोला गया, उसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लैरिफिकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट। अगर आपको किसी चीज को लेके डाउट है, एम्बिग्यूटी है, तो एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए सर्कुलर इशू किए जाते हैं। जैसे स्कूल में होता था ना, छुट्टियां कब से हैं, एग्जाम कब से हैं, सेमेस्टर कब से, उन सब के सर्कुलर इशू होते थे, ताकि किसी के मन में कोई डाउट चल रहा हो तो वो क्लियर हो जाए, राइट? एंड लास्ट वन इज जुडिशियल डिसीजन, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं। इसमें वैसे ITAT का भी आ जाता है। तो सर जब तक लॉ में अमेंडमेंट नहीं हो जाए, क्योंकि देखिए ऐसा है, लॉ बनाने वाला भी इंसान है, ठीक है, लॉ बनाने वाला भी इंसान ही तो है, तो हो सकता है उससे भी कुछ कमी रह गई हो, या किसी ने लॉ को मिस इंटरप्रिटेट कर दिया हो, तो वैसे सिचुएशन में मामला कोर्ट में पहुंच जाता है।
अब मामला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट ने उस पर जजमेंट भी दे दिया। अब बार बार वैसे ही वैसे मामले डेली कोर्ट के पास जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे पास एक, मैंने कोई लॉ में कमी निकाली, मैंने उसका फायदा उठाया, मैंने फायदा उठा के पैसे कमा लिए। इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चला, उसने मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास कर दिया तो मैं कोर्ट पहुंच गया। मैंने कहा साहब लॉ में लिखा है, कैसे कर सकते हो? और कोर्ट ने कहा कि हाँ जी बात तो सही है, तो उन्होंने मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। अब मेरे को देखे देखे रणजीत ने भी फायदा उठा लिया, तो उसके एरिया के इंस्पेक्टर जो आईटीओ था उसने उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, वो भी कोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट कहता था मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं रोजाना एक एक बात सुनता रहूं। तो रूल बनाया गया कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो उस पर भी अप्लीकेबल हो जाएगा, उसे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने इनकम एरिया के इनकम टैक्स ऑफिसर को जाके मेरे वाले कोर्ट केस की कॉपी दिखाएगा कि साहब देखो सुरेश जी के केस में कोर्ट ने ये कहा था, तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो यस, उनको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोर्ट केस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी तो हमें केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं। आप समझो, आपको 20 मार्क्स के केस लॉ क्यों दिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोर्ट के डिसीजन क्या हुए। अब आप बोलोगे कि सर अगर लॉ में कमी है तो अगले साल बजट में उस कमी को दूर कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। अगर अगले साल उस बजट में उस कमी को दूर कर दिया गया तो अब वो केस लॉ किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन केस लॉ के अगेंस्ट में क्या आ चुका है? प्रोविजन आ चुका है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती रहती है। बोलो क्लियर? तो ये था हमारा इनकम टैक्स का 6 चीजों का कॉम्बिनेशन। क्लियर? देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। कोर्स समझा, वॉल्यूम 1 समझा, वॉल्यूम 1 में हमने बेसिक समझा, टैक्स आया कहां से वो समझा, अब टैक्स को पढ़ना कैसे है वो समझा। अब हम इसी में से और आगे घुसेंगे। सर इसका मतलब क्या मुझे ये 6 की 6 चीजें पढ़नी है? तो वैसे कहूं तो यस, 6 की 6 चीजें तो पढ़नी है, आपको डेफिनेटली पढ़नी है। पर इन 6 चीजों को कंप्लीटली अलग अलग नहीं पढ़ना है। हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, जहां पे जरूरत होती है इनकम टैक्स रूल को बीच में ले आते हैं, जहां पे जरूरत होती है फाइनेंस एक्ट के हिसाब से अमेंडमेंट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन अगर कोई बताना हो पर्टिकुलर तो बताते हैं। तो इस तरीके से हम चलते रहते हैं। इट मीन्स हमें जो मेनली पढ़ना है वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, और उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग मैचअप करके ये सारी चीजें पढ़नी है जहां जहां पे जरूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। समझ गए? ये सारे क्या है? जब हम मेडिसिन लेते हैं तो एक तो मेन सॉल्ट होता है, और एक उसके क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। तो मेन सॉल्ट हमारे लगा ये है, ये हमें लेना है, और साथ साथ में जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वो हम ये भी लेते रहेंगे। बोलिए बात समझ में आ गई? राइट। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक्स में हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी है, और उसके बाद हम रेजिडेंशियल स्टेटस की तरफ मूव करेंगे। राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।